नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर गांव, हर शहर, कहीं भी नजर दौड़ाइए, कोरोना का कहर ही नजर आएगा। दिन ब दिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बावजूद इसके लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। मेरे चारों ओर आपको हम दिखाएंगे बड़े शहरों की वो तस्वीरें जिसे देखकर सिर्फ यही लग रहा है कि कोरोना खत्म हो चुका है। लापरवाही की पहली तस्वीर गाजियाबाद से है, जहां सरकारी अस्पताल में वैक्सीन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। अस्पताल के बाहर से लेकर अंदर तक लंबी कतार नजर आई। 2 गज की दूरी तो दूर की बात है, यहां लोग तो बिना मास्क के ही नजर आएंगे आपको। दूसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों की पीएससी पर वैक्सीनेशन बंद होने से ग्रामीणों की समस्याएं बढ़ गईं। आलम यह हो गया कि वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग ही भूल गए। बाद में पुलिस को हालात काबू में करना पड़ा। वहीं गाजियाबाद के लोनी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। त्योहार के इस सीजन में लोग शॉपिंग के लिए उमड़े। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर किया। करीब 4 घंटे के बाद माहौल कुछ शांत दिखा। नोएडा में वैक्सीन के लिए 18 से ऊपर के जो लोग थे वो उमड़े। ऐसे में भीड़ ने कोरोना प्रोटोकॉल का साफ साफ उल्लंघन किया। बाद में एडिशनल डीसीपी को हालात को काबू में करना पड़ा। दिल्ली और गाजियाबाद में भी ऐसे ही हालात बने, जब पुलिस को सख्त रवैया अपनाते हुए भीड़ को काबू करना पड़ा। यानी वैक्सीनेशन को लेकर जो एसओपीज बनाई गई थी उसका पालन नहीं हो रहा है। भीड़ ज्यादा हो रही है क्योंकि अब लोगों को लगता है उनका नंबर नहीं आएगा, वैक्सीन खत्म हो जाएगी, इसलिए बार बार वहां पर भीड़ें लग रही हैं। बदायूं में जिला काजी के अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। बिना मास्क पहने लोग जनाजे में शामिल हो गए। आप देख रहे हैं ये जनाजा है काजी साहब का, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और आप देखिए जनाजे में कितनी भीड़ थी वो मौजूद थी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, एक संख्या तय है कितने लोग जा सकते हैं अंतिम यात्रा में, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। बदायूं के शहर काजी की अंतिम यात्रा है ये, और आप देख सकते हैं बदायूं शहर के अंदर कितने लोग हैं जो अंतिम यात्रा में पहुंच गए हैं। लेकिन इस वक्त आम दिन नहीं है। आम दिन में ये माना जा सकता है कि हाँ कोई पॉपुलर फेस होता है, ज़्यादा लोग टर्न आउट होते हैं, लोगों की आस्था होते हैं, संबंध होते हैं, लोग आ जाते हैं। लेकिन ये वो वक्त नहीं है जब आप शामिल हो। आप अपने घर में रह सकते हैं और आत्मा की शांति के लिए आप प्रे कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त में इस तरीके की तस्वीरें देखकर सोचने को मजबूर करती हैं, क्या आदमी अभी भी लापरवाह है? क्या आदमी अभी भी कोरोना से सबक नहीं ले पाया है? इतने लोगों की जान देश में जा चुकी है। लोग एक तरफ ऑक्सीजन बेड्स के लिए तड़प रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको कोविड हुआ है, और ये तो साफ साफ आप कह सकते हैं कि आप कोविड को दावत दे रहे हैं। कोरोना काल में बिहार के हाजीपुर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो नीतीश सरकार की बदइल्जामी की पोल खोलती है। कोरोना संक्रमित एक शख्स की मौत के 20 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली, मिलने में अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया। आखिरकार महनार के चिकित्सा प्रभारी और मुखिया मुकेश सिंह ने पीपीई किट पहनकर शव को कंधे पर ले जाकर अंतिम संस्कार किया। यानी जब जिंदा था तब बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, सही उपचार नहीं मिला, और उसके बाद एम्बुलेंस का वेट करता रहा ये शख्स, एम्बुलेंस भी नहीं मिली। उसके बाद खुद डॉक्टर ने पीपीई किट पहनी, और आप देख रहे हैं ये चारपाई की तस्वीरें हैं। मृत को चारपाई पे लेके गए और बाद में डॉक्टर ने ही अंतिम संस्कार किया। महामारी में इस दौर में हिंदुस्तान के सामने इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन की है, जिसके लिए सरकारें पुरजोर कोशिश में है। तो वहीं भारत को दूसरे देशों से भी लगातार मदद मिल रही है। सऊदी अरब ने आज 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर से भरे 6 कंटेनर अदानी पोर्ट मुद्रा पहुंचे। रेलवे की मदद से इसे पाटली दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक और ऑक्सीजन सिलेंडर समेत क्रिटिकल मेडिकल सामान भी आज विशाखापट्टनम पहुंचा। आईएनएस एरावत के जरिए इसे लाया गया। 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, 38 ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सभी सामान को देश के अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा। वहीं
फ्रांस की मदद से कतर से 40 टन ऑक्सीजन आज मुंबई पहुंचा, जिसे अब पुणे के लिए रवाना किया गया है। इस ऑक्सीजन की डिलोडिंग के वक्त महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे खुद वहां पर मौजूद थे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कच्छ, गुजरात, विशाखापट्टनम और मुंबई, 3 पोर्ट्स हैं। तीनों की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। विदेश लगातार भारत के मुश्किल दौर में उसके साथ है। पिछली बार भारत भी विश्व में जहां जहां जिस चीज की जरूरत थी, चाहे अमेरिका को SCQ की जरूरत हो, चाहे लगभग ऐसे 48 देश थे जिनको SCQ चाहिए था और भारत ने SCQ सप्लाई किया। और आज भी आप कह सकते हैं विश्व के तमाम देश ऐसे हैं जो भारत के साथ लगातार खड़े हुए हैं। इंडिया न्यूज की कोविड OPD लगातार चल रही है। डॉक्टर भगवान मैत्री हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट, वो हमारे साथ है। साथ साथ डॉक्टर ईश्वर गिलाडा है, संक्रमित रोग विशेषज्ञ हैं। दोनों ही हमारे साथ हैं। दोनों डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल डॉक्टर भगवान मैत्री आपसे, आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, संक्रमण जो है वो तो हम देख रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन आजकल जो चर्चा है वो चर्चा इस बात की है कि ब्लैक फंगस जो है वो ज्यादा डरावना संक्रमण है कोविड के बाद। यस, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कोविड का जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, कोविड के ट्रीटमेंट में कुछ 3-4 चीजें ही हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका सबसे ज्यादा रोल है। अगर कोविड की ट्रीटमेंट की और हम सिम्टम्स की और क्लिनिकली बात करें तो इनिशियल के 5-7 दिनों में फीवर और फीवर के साथ दूसरे सिम्टम्स होते हैं और धीरे धीरे 7वें 8वें दिन के बाद अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है या पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है तो धीरे धीरे उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होने लगती है। जब पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो फिर हमको बाहर से ऑक्सीजन सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो एक ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है और बाकी साथ में हम बोलेंगे कि स्टेरॉइड्स जो अभी अब सब लोग, अब काफी वीडियोस चल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, एज एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए हमको स्टेरॉइड्स नामक एक दवाई की, जिसका बहुत ज्यादा रोल है, उसकी जरूरत पड़ती है। और साथ में हम एक एंटीकोएगुलेशन बोलते हैं हमारे मेडिकल टर्म में, क्योंकि इस बीमारी में बहुत सारे टेंडेंसीज होती है। सबसे ज्यादा टेंडेंसीज होती है कि इस बीमारी में अंदर शरीर के अंदर क्लॉट्स बने लगते हैं। तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन, एंटी इन्फ्लामेटरी, स्टेरॉइड्स और एंटीकोएगुलेशन जो हम यूज करते हैं, ये सब चीजों का बहुत ज्यादा रोल है। जब स्टेरॉइड्स देते हैं, स्टेरॉइड्स जो है मेडिसिन, इसका बहुत ही ज्यादा रोल इसमें इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है तो बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसको हमको सपोर्ट करके, मेडिसिन के सपोर्ट के साथ उस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना है। लेकिन जब स्टेरॉइड्स देते हैं तो इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है कि स्टेरॉइड्स बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देता है, और लंबे टाइम तक अगर हम स्टेरॉइड देते हैं और ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स देते हैं तो डेफिनेटली फंगस ही नहीं, बाकी भी बीमारियां होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमको इस चीज को देखना है कि जिसको जरूरत होती है उसी को ही स्टेरॉइड्स मिले, और जितनी जरूरत होती है उतने ही स्टेरॉइड्स मिले। सभी डॉक्टर्स इस चीज का ध्यान रख रहे हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि अननेसेसरीली पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन नहीं करे। डॉक्टर्स के पास जाएं, वो अपने हिसाब से बताएंगे कि कितनी मेडिसिन की जरूरत है, वो बताएंगे कि कितनी आपको इन मेडिसिन की कितनी टाइम तक जरूरत है। तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। ये प्रॉब्लम ज्यादा इसलिए हो रही है कि लोग घर पे ही बड़ी बड़ी मात्रा में स्टेरॉइड्स का कंजप्शन शुरू कर दिए। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है, और अगर कोविड ठीक होने के बाद भी काफी टाइम तक अपने को सिम्टम्स को मॉनिटर करना है। अगर किसी प्रकार का भी कोई भी सिम्टम्स डेवलप होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कोविड ठीक हो गया और 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद उसको बुखार आ रहा है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद अगर उसको सांस में परेशानी हो रही है, तो हमको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना है, पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना है, फिजिशियन से मिलना है, ताकि वो जल्दी से उसको पता कर सके कि क्या एग्जैक्टली इसका कारण है और जल्दी से हम ट्रीट कर सकें। ब्लैक फंगस इनसे किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर भगवान, अब हम आएंगे आपके पास, डॉक्टर ईश्वर के पास भी हम चलेंगे, लेकिन पहले चलते एक बार सुनते हैं मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। की राजनीति छोड़े, बहुत हो गया, देश बहुत बुरे संकट में है। कम से कम अब तो समझ जाइए कि देश बहुत बुरे संकट में है। पिछले 2 महीने में जब आप विदेशियों को वैक्सीन बेच रहे थे, 1 लाख लोग मर चुके हैं देश में। अब तो आंखें खोलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अब तो देखिए कि देश के लोग मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, लोगों के अपने चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के घरों में भी यही हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन झूठ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विदेशों में वैक्सीन बेचनी है। किस लिए? ये झूठ की और प्रोपेगेंडा की राजनीति छोड़िए। आपने चुनाव के जरिए
आपने चुनाव कराए वैक्सीन की बीमारी के दौरान, आपने कुंभ कराया वैक्सीन की बीमारी के दौरान, कोविड की बीमारी के दौरान, और जब लोग वैक्सीन मांग रहे थे तो आपने विदेशों में वैक्सीन बेची और देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जघन्य अपराध है, इसको समझिए और अब देश के राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराइए, देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराइए। बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने देश का। देश को बचाने का समय है, देश का बेड़ा गर्क करने का समय नहीं है। मनीष जी, दो सवाल हैं। एक सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली में कितने ऐसे वैक्सीन की अभी आपको जरूरत है, और दूसरा सवाल आपसे ये है कि जब अन्य राज्यों को ऑक्सीजन केंद्र सरकार मुहैया करा रही है तो दिल्ली को क्यों नहीं मुहैया कराएगी? ये गंदी राजनीति शुरू हो रही है ऑक्सीजन के ऊपर और वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन का तो जवाब दे फिर केंद्र सरकार। मैंने तो चिट्ठियां रख दी सबके सामने। बताएं कि जिस समय ये वैक्सीन विदेशों में बेच रहे थे उस समय राज्य सरकारें विदेश वैक्सीन मांग रही थी, क्यों नहीं दी इन्होंने? क्यों इन्होंने विदेशियों को बेची? जब भारत के लोग मर रहे थे, भारत का युवा मर रहा था, भारत के बुजुर्ग मर रहे थे, उस वक्त इन्होंने विदेशियों को क्यों बेची वैक्सीन? ये बताएं। हम तो गंदी करें, साफ करें, सरकार में तो आप बैठे हैं, आप साफ करें ना देश के सामने कि ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आपने देश के राज्य आपको लिख रहे हैं कि साहब हमें 1.5 करोड़ वैक्सीन चाहिए, आप करेंगे 1.5 करोड़ नहीं मिलेगी, आपको केवल 3.5 लाख मिलेगी मई के महीने में, और आप विदेशों को बेच रहे हैं। और ऑक्सीजन का तो सारा डेटा सामने है। सेंट्रल गवर्नमेंट तक ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, और अब सवाल वो यही खड़ी कर रहे हैं कि जो राजनीति हो रही है, दरअसल ये पलटवार है। जो कुछ दिन में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था संबित पात्रा ने कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है अरविंद केजरीवाल का, उसका जवाब मनीष सिसोदिया ने दिया और कहा है कि आप सरकारें बताएं कि वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है और वैक्सीन विदेशों को क्यों भेजी गई। वापस हम अपने पैनल पर आते हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा साहब को मैं जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर ईश्वर, ब्लैक फंगस के बारे में अभी डॉक्टर भगवान मैत्री ने बताया, मैं कुछ जानना चाहूंगा और जो व्यूअर्स हैं उनको आप बताते कि टर्म हैप्पी हाइपोक्सीमिया भी खूब इस वक्त चर्चा में है, और जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं पेशेंट वो इस बीमारी का शिकार हो जा रहे हैं। आपने सवाल किया है, एक हाइपोक्सिया क्या है? जैसे बाकी कोई दम की बीमारी होती है जिसमें अस्थमा है, बहुत दम होता है, तो उसमें पेशेंट को पता चलता है कि उसको दम लग रहा है, दर्द हो रहा है, किसी इंसान को दिखता है। इसके अंदर क्या है, आपका ऑक्सीजन लेवल 95-96 है और वो 90-85 तक चला जाता है, आपको कुछ तकलीफ ही नहीं हो रही है, तो उसको बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। आप खुश है, दिखने में खुश है, लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा, आपका ऑक्सीजन नीचे जा रहा है। दूसरा आपने सवाल किया कि जो रिकवर हो रहे हैं वो बीमार हो रहे हैं, तो कोविड में क्या होता है, एक लॉन्ग कोविड बोल के होता है या कोविड रिकवरी सिंड्रोम होता है। तो कोविड होने के बाद में भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर भगवान ने, कि स्टेरॉइड दिया हुआ है उसके प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज था उसका प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज नहीं था, वो कोविड से डायबिटीज होता है वो प्रॉब्लम है, किसी को स्टेरॉइड की वजह से डायबिटीज होता है वो प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारे जो मेडिकल गाइडलाइन है, मुझे कल अचरज हुआ कि मैं जब टीवी लगा रहा था तो एक हाथवे बोल के आता है, जहां से टीवी आता है, उसके ऊपर दिखा रहे गाइडलाइन, आपको स्टेरॉइड कितना खाना है, क्या करना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन दिखा रहे हैं। आप ये गाइडलाइन जो है ये डॉक्टरों के लिए, अस्पतालों के लिए, नर्सिंग होम के लिए, ना कि उसको पब्लिक सरेआम भेजने के काम की है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आज जिस मरीज को स्टेरॉइड चाहिए, स्टेरॉइड नहीं मिलता है। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस है, उसके लिए दवाइयां जो है, एम्फोटेरिसिन भी, मेरा भी गुजरात से पेशेंट परेशान है, उसको पूरे सारे गुजरात में एम्फोटेरिसिन भी कहीं नहीं मिल रहा है। तो अगर आप जो बीमारी और उसका इलाज ये आप टीवी में दिखा दोगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन सब टीवी में आ रही है, कितना डोज खाना है वो आ रहा है, तो फिर मरीज को डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, मरीज खुद खरीद रहे, खुद खा रहे। और यही प्रॉब्लम की वजह से ये म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। अगर 85% 90% मरीज जो असिम्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टोमेटिक है, उसको कोई दवाई की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो डॉक्टर साहब, मैं वापस उसी पॉइंट पर आऊंगा क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है और बहुत ही घातक है हैप्पी हाइपोक्सीमिया। डॉक्टर साहब, इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? पेशेंट को, आदमी को कैसे पता चले कि वो हैप्पी हाइपोक्सीमिया की तरफ बढ़ रहा है? कोई शुरुआती लक्षण इसके जो बॉडी में आते हो? देखो, बेसिकली आपको शुरुआती लक्षण क्या देखना है कि अगर वो पेशेंट को या उसके परिवार में किसी को कोरोना के लक्षण है, बुखार है, खांसी है, 3-4 दिन से चल रहा है, थोड़ा टाइटनेस इन चेस्ट लग रहा है, नाक पे से स्मेल गायब हो रहा है, जबान का टेस्ट गायब हो रहा है, तो उसको आप वेट मत कीजिए कि हाइपोक्सिया हो और फिर आप वो पेशेंट बीमार हो जाए फिर हॉस्पिटल में लेके जाओ।
आप हर 4-6 घंटे में उसका ऑक्सीजन देखते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आप ऑक्सीजन देखिए हर 4-6 घंटे में। अगर ऑक्सीजन आपका 94 के आगे है, बैठे बैठे भी और 6 मिनट चलने के बाद भी आपको कुछ नहीं होगा। तो 94 के आगे कुछ नहीं होगा, 93 और 90 के बीच में है तो आपको कुछ प्रॉब्लम चालू होगा, और 90 के बीच ज्यादा नीचे है तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ऐसे उसके कंडीशंस है। और हाइपी हाइपोक्सिया जो होगा आपका 90 के बाद में होगा। तो आपका बेसिकली कई बार क्या होता है कि आप जो पल्स ऑक्सीमीटर देखते हैं तो पेशेंट का सो के देखते हैं, सो के बराबर नहीं आता, बेड के बराबर आता है। तो हमको पेशेंट को बताना पड़ेगा कि आप बैठ के देखिए, 6 मिनट चल के फिर से देखिए। यूजुअली चलने के बाद थोड़ा सा ऑक्सीजन बढ़ता है क्योंकि आप थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन बढ़े या नहीं बढ़े लेकिन 94 के आगे चाहिए। इतना है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हाइपोक्सिया आपको नहीं होगा। ठीक है, इसी पर एक कमेंट चाहूंगा डॉक्टर भगवान मैत्री साहब। जो लोग कोविड से रिकवर कर चुके हैं या असिम्प्टोमेटिक हैं, उनके ऑक्सीजन लेवल 95, 96, 97 आते हैं अमूमन। हर व्यक्ति के पास इस वक्त ऑक्सीमीटर है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, और लोग लगातार इसको अपना सैचुरेशन चेक भी करते हैं। लेकिन अगर उनको देखना हो कि हैप्पी हाइपोक्सीमिया की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या क्या चीज है, प्रिकॉशंस क्या क्या है, क्या क्या चेक्स हैं, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, और कब पता चलता है कि हाँ कंफर्म होता है कि हाँ आपको हैप्पी हाइपोक्सीमिया हो गया? हैप्पी हाइपोक्सीमिया, हैप्पी हाइपोक्सिया जो टर्म है, ये टर्म पोस्ट कोविड रिकवरी पेशेंट्स के लिए नहीं है। ये जो टर्म है ये पेशेंट्स की अक्यूट स्टेज के लिए है। जैसे मैंने अभी बताया, इनिशियल के 5-7 दिन में ऑक्सीजन अमूमन इतना कम नहीं होता है। 7वें-8वें दिन के बाद, 6-7वें दिन के बाद पेशेंट्स का ऑक्सीजन कम होने लगता है। कुछ केसेस में इनिशियल स्टेजेस में भी कम हो जाता है, बट हम नॉर्मली जब भी किसी को कोरोना पता चलता है हम बोलते हैं कि आप अपना ऑक्सीजन पहले ही दिन हर 6 घंटे में, हर 4 घंटे में अपना ऑक्सीजन देखते रहिए। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब सिंपली यही है कि पेशेंट को फील नहीं हो रहा है कि वो हाइपोक्सिक है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन चेक करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे हमारा तो ऑक्सीजन लेवल 85 आ रहा है, 80% आ रहा है, लेकिन पेशेंट को नहीं पता चलता है। और ये टर्म इवन मैं एक्सटेंड करूंगा हमारे आईसीयू के पेशेंट्स को भी, जहाँ पे हम 15 लीटर का ऑक्सीजन पेशेंट को लगा रहे हैं और चेक करते हैं कि 15 लीटर ऑक्सीजन के बाद भी उसका सैचुरेशन, उसका ऑक्सीजन 85 आ रहा है, लेकिन फिर भी उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना खाना खा रहा है, अपना सारा काम कर रहा है। तो पेशेंट्स के रिलेटिव को ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनके शरीर में बहुत भारी प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की बहुत मात्रा की बहुत कमी है, लेकिन वो चेक करने से पता चलेगा। तो अब इसको मैं आगे पोस्ट कोविड रिकवरी वालों के लिए बोलना चाहूंगा कि इनिशियल के अगर हम 14 दिन छोड़ दें, फर्स्ट डे सिम्टम से हम ये काउंट कर रहे हैं, इनिशियल के 14 दिन छोड़ दें तो 14 दिन के बाद इस तरह का ऑक्सीजन कम होना अमूमन नहीं होता है। ये बात अलग है, अगर 8वें-9वें दिन अगर ऑक्सीजन की कमी शुरू हुई तो वो शायद 14 दिन तक हो सकती है, लेकिन अगर 14 दिन तक ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है तो फिर ऑक्सीजन की कमी होने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि 1 हफ्ते तक फिर भी आप दिन में एक बार ऑक्सीजन अपना चेक करते रहो। अगर ऑक्सीजन चेक करने के बाद रिकवरी वाले पेशेंट में मैं इवन कट ऑफ बोलूंगा आपको कि 92% के ऊपर है, 94 की जगह 92% के ऊपर है तो भी ठीक है, क्योंकि वो रिकवरी फेज में है। एक बार अगर इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो धीरे धीरे करके रिकवर होता है। तो अगर 2 हफ्ते के बाद उसका सैचुरेशन 92% आ रहा है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, अपना चेक करते रहें। और उनके लिए कट ऑफ मैं बता रहा हूँ कि 92% से नीचे जाता है तो फिर एक बार आप कंसल्ट करिए। और अगेन मैं यही बोलूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डॉक्टर से बात करिए, ही विल सॉर्ट इट आउट द प्रॉब्लम। ठीक है, इनिशियल के 14 दिन तक अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है तो हैप्पी हाइपोक्सिया का होने का चांसेस 14 दिनों के बाद बिल्कुल होने के बराबर है। ठीक है। मैं क्योंकि सारा जो आप कह सकते हैं ये पूरा चक्रव्यूह है, ये ऑक्सीजन का ही है, सैचुरेशन लेवल का ही है। डॉक्टर ईश्वर आपको एक बार लाना चाहूंगा। डॉक्टर ईश्वर, कई थ्योरीज हैं, लोग कहते हैं कि आप ऑक्सीमीटर लीजिए, ऑक्सीमीटर्स जो बाहर मिल रहे हैं, कई केसेस ऐसे आए हैं जिन्होंने ऑक्सीजन अपनी चेक करी है, कोविड पेशेंट्स थे, उनकी ऑक्सीजन 93, 94 आई है, लेकिन उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन बाद 94 मेंटेन करने के बाद भी पेशेंट आईसीयू में गया है। उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया है कि साहब आपके ऑक्सीमीटर्स ठीक नहीं थे, आपका सैचुरेशन लेवल तो 83, 84 है। आदमी कैसे जाने कि ऑक्सीमीटर ठीक है, और ऑक्सीजन कैसे परफेक्टली आदमी घर पर चेक कर सकता है? डॉक्टर ईश्वर, देखो, एक तो ऑक्सीमीटर आपको अच्छे स्टैंडर्ड कोई कंपनी का खरीदना चाहिए। बहुत सारे मेड इन इंडिया, मेड इन उल्लासनगर, मेड इन कोई गली वली में बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको ऑक्सीमीटर अगर मरीज का कम आता है तो आप जो आप खुद का देख लिए, आपके आसपास के 2-3 लोग हैं उनका देखिए, तो अगर सबका 94, 95, 96 आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीमीटर खराब नहीं है।
और दूसरी बात आपने बताया कि 3-4 दिन के बाद में 85 हो गया, वो 3-4 दिन के बाद 85 तो हो सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका 4 दिन पहले गलत था। तो आप जिसकी कंपैरिजन करना है आपको उसी समय उसी माहौल में कुछ 4-5 लोगों के साथ कंपेयर करना है, ना कि उस व्यक्ति ने 4-5 दिन के बाद देखे और फिर बोले वो कम हो गया तो पहले का रीडिंग गलत था, ये नहीं बोल सकते। ठीक है, ठीक है। एक बार डॉक्टर भगवान के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर भगवान, आपने बहुत कैटेगोरिकली इस बात को कहा कि हैप्पी हाइपोक्सीमिया मतलब संक्रमण के 5-7 दिन बाद होता है। ये बिल्कुल आपने कैटेगोरिकली कहा कि आप पोस्ट कोविड में नहीं होगा, 6-7 दिन बाद का जो पेशेंट होगा पॉजिटिव उसको हो सकता है। ब्लैक फंगस की जहां तक बात है, क्या ये पोस्ट कोविड होगा या ये भी कोविड संक्रमण के दौरान ही डेवलप होता है? जहां तक ब्लैक फंगस की बात है, मोस्टली जो इसके केसेज आएंगे वो पोस्ट कोविड में आ सकते हैं। बट अभी बात ऐसी है, कई पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको बहुत हाई डोज स्टेरॉइड्स, हाई डोज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और उसको हॉस्पिटल में होते हुए, क्योंकि इस बार की जो वेव आई है, इस बार का जो कोरोना के संक्रमण के पेशेंट्स आए हैं, उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एक बार 15 लीटर, 18 लीटर, 20 लीटर आ जाती है, तो कम होने में समय ले रही है। 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में ये कम नहीं हो रही है, उसको कम होने में हफ्ते लग रहे हैं। मेरे पास कई पेशेंट्स हैं जो 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते, कई पेशेंट्स हैं जो 1-1 महीने से हमारे यहाँ पे हैं। आप सोच लीजिए कि वो उसको कोविड मानिए, पोस्ट कोविड मानिए, उनकी कोविड रिपोर्ट हम कराएंगे तो वो डेफिनेटली नेगेटिव ही आती है और कई लोगों की पॉजिटिव भी आ सकती है, लेकिन उस चीज का फर्क नहीं है। फर्क ये है कि वो पोस्ट कोविड ही मान सकते हैं हम। 13 दिन, 14 दिन के बाद में उनमें फिर अगर हम टेस्ट करते हैं, कई बार हमको फिर ब्लैक फंगस मिल जाता है। तो ब्लैक फंगस कोविड के संक्रमण के दौरान, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में नहीं होता है। ये जो भी होता है, ये हम मेडिसिन जो देते हैं उसी का ही कह सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स है। तो इनिशियल में मिलने के चांसेस कम है, ये जो भी है 10 दिन के बाद ही मिलेगा। लेकिन इसका भी है कि अगर हम जल्दी इस बीमारी को पकड़ लें और जल्दी से इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो फिर इसका आउटकम अच्छा है। ठीक है डॉक्टर भगवान मैत्री, आप भी हमारे साथ रहिए। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा आपके पास भी आएंगे और समझेंगे कि आखिर ब्लैक फंगस का शुरुआती लक्षण देखने को क्या मिलता है पेशेंट के अंदर। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के शामली का एक वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 10,000 की रिश्वत लेने वाला स्वास्थ्य कर्मी मृतकों के पैरों पर गिरकर माफी मांगता है और उसे रिश्वत के पैसे लौटाने की कोशिश करता है। दरअसल ये मामला 5 दिन पुराना है। सत्यकाम नाम के एक शख्स की कोरोना से हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां संजय नाम का स्वास्थ्य कर्मी ऑक्सीजन के नाम पर काली सिलेंडर लगा देता है, जिससे कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद परिजनों का जमकर हंगामा मचाने के बाद आरोपी स्वास्थ्य कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से पहले का रिश्वत के पैसे लौटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, ये ऐसा दौर है जहां लोग एक तरफ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जहां पर मौत का भी खेल चलता रहता है। आप देखिए किस तरीके से इस शख्स पैर छूता है, जो उनका अपना था वो तो बीच में नहीं है, लेकिन जो पैसे इसने लिए थे खाली सिलेंडर लगाने के लिए वो पैसे वापस करता है। हालांकि इसको सजा मिली है, ये सलाखों के पीछे है, लेकिन बड़ा सवाल यही, कब तक ऑक्सीजन सिलेंडर हो, दवाइयां हो, बेड्स हो, कालाबाजारी और स्मगलिंग लगातार जारी। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर में आज के लिए बस 1000 वैक्सीन की डोज बची थी, जिन्हें 18 से 44 उम्र के लोगों को लगाना जाना था। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1,10,428 लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है, जबकि अब तक 1,80,88,042 लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीकेसी जंबो कोविड सेंटर की। लंबी लाइनें यहां लग रही थी, लेकिन वैक्सीन की कमी है। हमने बहुत रिपोर्ट्स वहां से देखी है जहां पर कई घंटों तक लोग लगे रहते थे, लेकिन आज वैक्सीन की कमी के चलते आप इस पूरे वैक्सीनेशन सेंटर को बिल्कुल सूना पाएंगे। हम वापस चलते हैं अपने पैनल की ओर। डॉक्टर गिलाड मुंबई से हैं हमारे साथ और डॉक्टर भगवान मूलचंद हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका, क्योंकि मुंबई का मामला है। डॉक्टर गिलाड, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। वैक्सीनेशन प्रोसेस बहुत धीमे नहीं चल रहा, आपको लगता है जितनी पेस होनी चाहिए थी उतना पेस है नहीं वैक्सीनेशन? जितना खाली वैक्सीनेशन सेंटर आज दिख रहा है, उतना ज्यादा भरे हुए अस्पताल दिखेंगे कुछ 3-4 महीने के बाद।
हमारा वैक्सीनेशन का प्लानिंग में कुछ तो गड़बड़ है। हम जब हवाई जहाज में चढ़ते हैं तो आपको याद होगा कि वो अनाउंस करते हैं कि 10 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक अभी जाएंगे, 21 से 31 बाद में जाएंगे, 31 से 41 बाद में जाएंगे, ताकि वहां पे गड़बड़ ना हो। उसी ढंग से जब हमने वैक्सीनेशन सबके लिए खोला 18 आयु से लेके 45 तक, हमने वही स्टैगर्ड कर देना चाहिए था कि एक तो 18 से 25 का किसी ने मांगा ही नहीं था। 18 से 25 की 12% पॉपुलेशन 18 से 25 के बीच में, 25 से 45 के बीच में जो पॉपुलेशन है उसको आपने विथ कोमॉर्बिडिटी विदाउट कोमॉर्बिडिटी अलग करना चाहिए था। 10 साल का गैप करना चाहिए था कि 25 से 35, 35 से 45। और सबसे महत्व की बात यह है कि अगर हमारे पास 45 के ऊपर जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं और बुजुर्ग लोग हैं, इनका वैक्सीनेशन ही पूरा नहीं हुआ, तो ये बाकी लोगों से खोल के हम लोग क्या हासिल कर रहे हैं। तो ये रोजाना हेडलाइन का सीन हो गया कि आज कहाँ कम है, कल कहाँ कम है, और सब रिपोर्टर पूछ रहे थे आज कहाँ की खबर मिलेगी। ये क्या चल रहा है हमारे देश में, ये हमको कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा। सप्लाई चेन और मैनेजमेंट ये बराबर करना पड़ेगा। आपके पास वैक्सीन की तरह उपलब्ध है, आपके पास कोविन ऐप है, उतने ही अपॉइंटमेंट देना चाहिए। बगैर अपॉइंटमेंट के वैक्सीन तो आप दे ही नहीं रहे, तो रोजाना वहां पे गर्दी करने का कोई मतलब नहीं है। तो दोनों से अपील है, सरकारों से और जो सामाजिक संस्थाओं से, कि आप कुछ ना कुछ इसमें कीजिए। और लोगों से अपील है कि बगैर अपॉइंटमेंट के आप बच जाइए, बगैर अपॉइंटमेंट के जाके गर्दी मत कीजिए। अगर आपको कोरोना नहीं हुआ होगा तो वहां से लेके आएंगे, क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन है वायरस, ये बहुत ज्यादा इंफेक्शियस है और वहां जाने से, कई लोगों के बीच में रहने से भी आपको हो जाएगा। ठीक है, एक बार डॉक्टर भगवान को बुलाएंगे। डॉक्टर भगवान मैत्री, वैक्सीन की कमी हम देख रहे हैं, कितना इफेक्ट कर सकता है? क्योंकि वैक्सीन ही है जो आपको बचा सकती है, बाकी तो कोई चीज है नहीं जो इस वक्त आपकी मदद कर पाए। ऐसे में एक तरफ थर्ड वेव की बात हो रही है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन उतनी तेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की भी एक लेवल है, आप कह सकते हैं एक सैचुरेशन पॉइंट है कि उससे ज्यादा वैक्सीन एक दिन में नहीं बन सकती। सरकारें काम कर रही हैं, इंपोर्ट करा रही हैं, बाहर के प्लेयर्स हैं उनके साथ भी टाइप्स हो रहा है। इंपोर्टेड वैक्सीन भी हिंदुस्तान आने वाली है, जैसे स्पुतनिक आ रही है, फाइजर की मेडिसिन और वैक्सीन आएगी। मेरा ये आपसे जानना है कि अगर वैक्सीनेशन प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो क्या थर्ड वेव से लड़ने के लिए तैयार हम लोग नहीं हो पाएंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। वैक्सीन के बारे में मैं ये कहूँगा कि वैक्सीन ही है एक जो सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं हमारे पास उपचार है, प्रिवेंशन है, जो भी है वो वैक्सीन ही है। अभी भी कई लोगों को वैक्सीन को लेके थोड़ा सा डाउट दिमाग में है, तो उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए कि अगर हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो फिर इससे बचने का कोई उपचार नहीं। हम पिछली वेव और इस वेव में ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट ईयर लगभग सभी हेल्थ केयर को हमने इस बार वैक्सीन लगा दिया है। पिछली बार जो हेल्थ केयर, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स जितने इन्फेक्ट हुए थे, इस बार वो हमको देखने को नहीं मिला है। हुए हैं, वापस भी इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन उसकी सीवियरिटी कम है। तो वैक्सीन से ऐसा नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं होगा, पर ये जरूर है कि चर्चा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कोविड की दवाई मार्केट में कब तक उपलब्ध होगी। जायडस कंपनी है, इमरजेंसी यूज की स्वीकृति उसको ही मिली है। हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि डीआरडीओ ने भी मेडिसिन डेवलप करी और लगभग 100 पेशेंट्स पर आप कह सकते हैं जिनको कोविड का इस्तेमाल हुआ, उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है। प्राइवेट प्लेयर्स के साथ उनका टाई अप है और वो वैक्सीन पर काम चल रहा है। लेकिन लोगों में जिज्ञासा ये है, वो जानना चाहते हैं कि ठीक है वैक्सीनेशन प्रोसेस अपनी तरफ है, लेकिन वैक्सीनेशन ना हो पाए, अगर कोविड हो जाए, या वैक्सीनेशन के बाद भी कई लोगों को कोविड हुआ है, ऐसे में अगर जनता की भाषा में हम आपसे समझना चाहें तो कोविड की दवाई कब तक भारत के मार्केट में आ जाएगी? देखिए, हमको पहले ये चीज समझनी होगी कि कोविड बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, कोविड वायरल डिजीज है। और वायरल डिजीज की डायरेक्ट कोई मेडिसिन नहीं है। हम ये कहेंगे कि अल्टीमेटली हमको इसको अपनी इम्यूनिटी से ही सेटल करना होता है। जितने भी जो भी सिम्टम्स कोविड के हैं, हमको ये समझनी होगी, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ शुरुआत दौर पे हम बात करें तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को आजमाया गया, इनिशियल में डॉक्सीसाइक्लिन को देखा गया, इससे पहले भी एजिथ्रोमाइसिन और कई सारी एंटीबायोटिक्स को हमने ट्रायल किया है। अभी के ट्रायल्स की बात करें तो हमारी लगभग सभी मेडिसिन का कोई खास रोल नहीं है। जो रोल है, मैंने बहुत शुरू में आपको बताया था कि एक ऑक्सीजन का रोल है, एक स्टेरॉइड का रोल है और एक एंटीकोएगुलेशन का रोल है। इन्हीं 3 चीजों का रोल है। रेमडेसिविर भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, कितना इसका इफेक्ट है कितना नहीं है, क्योंकि इनिशियल की स्टडीज में ये बताया गया था कि इस रेमडेसिविर के हिसाब रेमडेसिविर को यूज करने पे मोर्टेलिटी पे कोई बेनिफिट नहीं है। अभी रिसेंट जो कुछ स्टडीज आई हैं उनमें कुछ मोर्टेलिटी बेनिफिट है, कुछ सर्वाइवल बेनिफिट है, बट हमको ये सारे ट्रायल्स, क्योंकि
किसी भी चीज की इफेक्टिविटी के लिए हमको स्टडीज करनी पड़ती है, और स्टडीज का रिजल्ट 1-2 महीने में नहीं आता है। स्टडीज का रिजल्ट आता है 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, या 2-3 साल में। तो हम स्टडीज भी साथ साथ करते जा रहे हैं और सभी दवाइयों का यूज भी साथ साथ करते जा रहे हैं। मैं यही बोलूंगा कि किसी को भी सिम्टम्स होते हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिले और जल्दी इलाज शुरू हो। मेरी नज़र में कोविड में अगर हम सिम्टोमेटिकली ढंग से मॉनिटर करते हैं, जल्दी पेशेंट्स को पता चल जाए कि उसको कोविड है, और जल्दी अगर उसका इलाज शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ सकता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर भगवान, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर इनिशियल डेज में पता चल जाए और क्रिटिकल पेशेंट ना हो तो ऐसे में आसान होता है डॉक्टर्स के लिए भी इलाज करना। डॉक्टर ईश्वर भी हमारे साथ है। डॉक्टर ईश्वर, लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि HRCT कब हो कब ना हो, RT-PCR टेस्ट ना कराइए। लेटेस्ट गाइडलाइन आई है कि अगर आपको सिम्टम्स है तो आप टेस्ट का वेट मत करिए, आप कोविड की दवाई शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर ईश्वर, कोरोना ने सभी हमारे ट्रीटमेंट के इक्वेशन बदल दिए हैं। यूजुअली हम लोग कोई चीज पे, कोई भी बीमारी में क्या करते हैं, मरीज को सिम्टम क्या है, उसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो देखते हैं। उसके बाद हम एग्जामिनेशन करके हमारे को क्या मिल रहा है वो देखते हैं, और बाद में जांच बोलते हैं। आज सब उल्टा हो गया, सब लोग जांच पहले करते हैं, फिर CT स्कैन करते हैं, फिर डॉक्टर के पास आते हैं। तो मुझे ये मरीजों को बताना है कि नंबर 1, आपको हर जांच अपने खुद से नहीं करनी है। नंबर 2, आप कोई बहुत सारे लेबोरेटरी ऐसे पैकेज दे रहे हैं, सस्ते में जांच करके देंगे, वो पैकेज के अंदर दुनिया के जांच करते हैं। दूसरी चीज, अपने आप से CT स्कैन नहीं करे। CT स्कैन के स्टार्टिंग के 1-2 दिन में, 3 दिन में कुछ भी नहीं आता है, जो कुछ आता है 5 दिन के बाद आता है। तीसरी चीज, सबको CT स्कैन करने की जरूरत नहीं है। जिसका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाएगा, 94 के नीचे जाएगा, खास करके 90 के नीचे जाएगा, तभी हमको CT स्कैन करना है। CT स्कैन के भी प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि जो रेडिएशन होता है वो एक्सरे से ज्यादा होता है, तो एक्सरे में भी काम चल सकता है। एक्सरे करके देखिए, खुद अपने आप से कुछ भी मत कीजिए। जैसा डॉक्टर भगवान ने कहा कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर पास जाइए, मैं तो कहूंगा जल्दी से डॉक्टर पास मत जाइए। अगर आपका ऑक्सीजन बराबर है तो आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आप डॉक्टर पास जाएंगे, खुद ही सजेस्ट करेंगे मेरा ये करो वो करो, डॉक्टर तो लिखेगा ही, और खुद ही बोलेंगे मेरा CT स्कैन कर लो डॉक्टर साहब, पैसे की कोई फिक्र नहीं है। तो डॉक्टर के पास तब जाइए जब आपका ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे है, तब तक आप कुछ मत जाइए। आपको अगर बुखार आए, सर दुख रहा है, तो पैरासीटामोल खाइए। अगर आपको कुछ सांस लेने में तकलीफ है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में गले में खराश है, तो कोई डिकंजेस्टेंट है, एंटीहिस्टामिन खाइए। उसके साथ कुछ मत कीजिए। आप बेसिकली आप शांति से रहिए, क्योंकि एक एक घरों में 4-4 मरीज है, और अगर 4-4 मरीज का CT स्कैन होता है तो 15-20 हजार का बिल हो जाता है। और डॉक्टर पास जाते हैं, सबसे पहले फेविपिराविर देते हैं, जो 10 हजार का कोर्स है, गलत मेडिसिन है। उसके बाद में रेमडेसिविर देते हैं, जब जरूरत भी नहीं है, ऑक्सीजन लेवल नीचे भी नहीं गया है। तो पहली गलती करते हैं आप, जांच कराते हैं। दूसरी गलती करते हैं CT स्कैन कर। तीसरी गलती कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके सो रहे हैं, और फिर दवाई के ऊपर दवाई चल रही है। तो इसी वजह से जो हिंदुस्तान में शॉर्टेज भी हो रहा है, पूरा शॉर्टेज जायज शॉर्टेज नहीं, ये सब नाजायज शॉर्टेज है। लोगों ने होर्डिंग करके रखा है या गलत मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है डॉक्टर भगवान, ये तो बात हुई फंगस की, हैप्पी हाइपोक्सीमिया की, ऑक्सीजन लेवल की। एक छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा कि थर्ड वेव की क्योंकि चर्चा हो रही है और प्रेडिक्शन हो गया कि थर्ड वेव आनी है और पैंडेमिक में आती है, अगर आप बिल्कुल शॉर्ट में बता पाते हैं कि हेल्थ में सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करना चाहिए और कैसे सोसाइटी को थर्ड वेव के लिए अपने आप को गेयर अप करना चाहिए। देखिए, मैं यही बोलूंगा कि जैसे कि अभी बताया, वैक्सीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इसमें। अगर हम सभी लोगों को वैक्सीन नेट करने में कामयाब रहे तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। और सोसाइटी के लिए यही है कि ये एक वार की तरह है। अभी हम बहुत ही डिफिकल्ट स्टेज में हैं, और ये जो सेकंड वेव आई है, ये सबने देख लिया है कि इट वाज वेरी डेंजरस। मेरे ICU में 20-20 साल के लोग हैं जो वेंटिलेटर पे हैं, 30-30 साल के लोग हैं जो वेंटिलेटर पे कई दिन रहने के बाद एक्सपायर हो गए हैं। तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि बिना काम अपना घर से बाहर नहीं निकलिए, अपने जो भी नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के वो फॉलो करिए, और कोशिश करिए कि मिनिमम लोगों से मिले। शादी ब्याह समारोह इधर उधर ये सारे फंक्शंस को अभी सबको पोस्टपोन कर दीजिए। किसी प्रकार का कुछ इस तरह का काम नहीं करना है। बिल्कुल, हम भी बार-बार यही अपील करते हैं कि SOPs का फॉलो करिए, घर पर रहिए। डॉक्टर ईश्वर, क्लोजिंग कमेंट आपसे, थर्ड वेव के लिए तैयारी क्या होनी चाहिए हमारी? नहीं, थर्ड वेव के लिए हमारी तैयारी यही चाहिए कि हमारा सेकंड वेव अच्छे से मैनेज हो जाए। और जो हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, तो हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि अगर आपका खुद का इन्फेक्शन हो गया तो उसकी एंटीबॉडी आती है, या आप वैक्सीन ले रहे तो उसकी एंटीबॉडी आती है। तो किसी भी कारण से आपको एंटीबॉडी आ गई तो आपको थर्ड वेव को इतना सीरियस होने का जरूरत नहीं है।
फर्स्ट वेव से सेकंड वेव बड़ा आया, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वेव के बाद में वैक्सीन नहीं था, हमारे पास बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ था, तो हर्ड इम्यूनिटी उससे नहीं आ सकती थी। अगर हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट करेक्ट है तो जो राज्यों में जैसे महाराष्ट्र है, केरला है, जहाँ पे कई लोग को इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पे कई प्रमाण में हर्ड इम्यूनिटी वहाँ पे अपने आप तैयार हो जाएगी और वैक्सीन से बची खुची हो जाएगी, तो हमारा थर्ड वेव इतना सीरियस नहीं होगा। हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सामने जो मुश्किल है उनको आसान करना है। तो जो हम बोलते थे कोविड नहीं खतरनाक बीमारी, आज हम उल्टा कह रहे हैं, कोविड है खतरनाक बीमारी, मास्क लगाने में है समझदारी। क्योंकि मास्क के सिवा कोई भी टाइप का वेरिएंट हो, मास्क अलग अलग नहीं है, आपका ए वेरिएंट है, बी वेरिएंट है, सी वेरिएंट है, मास्क एक ही है। और लोग क्या चाहते हैं, दुनिया बंद हो जाए, मैं अपना मुंह जबान बंद नहीं करूंगा। तो अपनी जबान बंद करना है, मास्क अच्छे से लगाना है, हर जगह अच्छे से पेश आना है। हमारे 3 एपिडेमिक साथ में चल रहे हैं, एक कोविड का एपिडेमिक चल रहा है, दूसरा चलता है एटीट्यूड का चल रहा है, और रेकलेसनेस का चल रहा है, जो हम लोग केयरलेसनेस का एपिडेमिक चल रहा है। तो ये तीनों एपिडेमिक साथ साथ चलने से प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग केयरफुल बने, चलता है एटीट्यूड छोड़ दें और अपने को बचाएं। ठीक है डॉक्टर भगवान, डॉक्टर ईश्वर मुंबई से, डॉक्टर भगवान मूलचंद हॉस्पिटल से हमारे साथ थे। हाइपोथेसिस में हमें क्या करना चाहिए, ब्लैक फंगस क्या होता है, कब क्या करना है आपको, ये पूरी विस्तृत जानकारी डॉक्टर्स ने दी। बहुत शुक्रिया दोनों डॉक्टर्स का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने को कुछ नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं मजबूर लोगों के लिए होप मिरर फाउंडेशन नाम की संस्था मसीहा बनकर उतरी है। एनजीओ को पेशे से इंजीनियर रमजान शेख चलाते हैं। रमजान रोज सुबह अपनी गाड़ी में घर से राशन किट लेकर निकलते हैं और लोगों में बांटते हैं। रमजान अब तक सैकड़ों लोगों का पेट भर चुके हैं। रमजान की इस पहल की पूरी मुंबई में चर्चा हो रही है। आप विजुअल्स भी देखेंगे, लगातार सुबह उठते हैं, जाते हैं, राशन पैकेट्स पाते हैं। और एक ही रमजान नहीं है, कई ऐसे लोग हैं देश भर में जो मिसाल बने हैं। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी महंगी गाड़ियां बेच दी ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदने के लिए। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ऑक्सीजन के लंगर शुरू कर दिए। कई ऐसे लोग थे जो लगातार फूड पैकेट्स बांट रहे हैं। भगवान के रूप में कहें सामने आए हैं जिनका नाम है रमजान शेख। बिल्कुल रमजान का महीना चल रहा, पाक महीना चल रहा है। इस वक्त रमजान शेख नामक व्यक्ति जो पेशे से इंजीनियर, आप जो देख रहे हैं इन शख्स को, ये पेशे से इंजीनियर हैं। और यह व्यक्ति इस वक्त पूरे मुंबई नहीं, मुंबई के आसपास नवी मुंबई, पालघर, जहां थाने, जिस इलाके में जाकर घूम घूम कर अपनी गाड़ी से लोगों को राशन बांट रहे हैं। आप देख सकते हैं राशन इनकी गाड़ी है, यह गाड़ी में लेकर हर जगह घुमा करते हैं। और जहां जहां से इन्हें फोन आता है या इन्हें पता चलता है कि लोग भूखे मर रहे हैं या उनके पास खाने को कुछ नहीं है, नौकरियां नहीं है, फुटपाथ वाले हों, सिक्योरिटी वाले हों या आम आदमी हों या फिर कोई अच्छा कोई प्रोफेशनल क्यों ना हो जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके लोगों को जाकर घूम घूम कर यह सभी लोगों को राशन बांट रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन्होंने एक बड़ी एनजीओ बना ली है जिसका नाम है होम मिरर फाउंडेशन, रजिस्टर्ड करा लिया है, जिसके तहत यह घूम घूम कर लोगों को बांटते हैं। और जो हमने इनसे बातचीत की है, उसका साफ कहना है कि हमने किसी से भी फंड नहीं लिया है। सीधे हम रमजान से जान भी लेते हैं। क्या कहेंगे, आपने ये क्यों सोचा कि सच में लोगों की मदद करनी चाहिए इस लॉकडाउन के दौरान? जैसे कि लास्ट ईयर का जो लॉकडाउन हुआ तभी हमने सोचा कि अभी लोग बहुत परेशान हैं। जब लोग गांव भी जा रहे थे, सब कुछ परेशान थे, पैदल जाते थे, तभी हमने स्टार्ट किया, राशन बांटना हुआ, खाना बांटना हुआ। स्टेप बाय स्टेप जाके हमने और बहुत भी सारे काम किए, जैसे लोगों को कंबल बांटना हुआ, हमने जॉब फेयर कैंपेन अरेंज कराए, वुमेन सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन करा, मतलब बहुत सारे हम एक्टिविटी एनजीओ में करते गए। पर अब इससे फिर से लॉकडाउन जब हो गया तभी हमने देखा लोग के बहुत हमें कॉल आने लगे, मैसेज आने लगे कि राशन नहीं है, ये नहीं है। तो हम जहाँ से भी हमको कॉल आते हैं वहाँ पे हम पहुँचते हैं और वहाँ पे लोगों को राशन देने का कोशिश करते हैं। जैसे हमें न्यू बॉम्बे में हम तो करते आ रहे थे, फिर यहाँ पे जैसे हमारे शैलेश भाई, पुष्कर भाई यहाँ से हमारे मुंबई से जुड़ गए और यहाँ से जो हमें कॉल हम यहाँ पे आके बांटते हैं। तो जैसे हमारा एक्टिविटी, जैसे हमें कॉल आ जाते हैं हम वहाँ पे उनको राशन लेके जाते हैं। क्राइटेरिया आपका है कि आप किसी को दे देते हैं कि कोई भी ऐसा जो क्राइटेरिया बांटने, मतलब जैसे जिसको ज़रूरतमंद है वही देखा जाता है, मतलब वो वेल फैमिली से हो, कुछ भी हो सा, क्योंकि आजकल खाली गरीब ही नहीं परेशान है, जो मिडिल क्लास लोग वो भी परेशान है। क्योंकि हमने बहुत सारे मिडिल क्लास लोग को भी राशन बांटा है जिनको सच में ज़रूरत थी, क्योंकि सबका जॉब चला गया है, सब कुछ, किसी के पास कोई सोर्स नहीं इनकम का, तो हर एक को राशन बांटते हैं। और यकीन मानिए ये जरूर इस वक्त लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है कि आखिर जो ज़रूरतमंद हैं उनके घर में अगर राशन का किट जाता है तो जरूर 2 वक्त की कम से कम रोटी तो खा पाएंगे। भले ही वह घर से बाहर ना निकल पा रहे हों, लेकिन घर में
कम से कम रोटी तो खा पाएंगे, खाना खा पाएंगे, यह एक इनकी मंशा है। और इसीलिए पूरे दोस्तों के साथ यानी पूरी अपनी टीम इन्होंने बनाया है, बिना किसी के फंड के इकट्ठा किए यह लोगों की अनवरत हर दिन मदद करने अपनी इस गाड़ी से निकल पड़ते हैं। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। अच्छी खबर, मुश्किल दौर में कई ऐसे लोग हैं, संस्था हैं जो इस बीमारी के बावजूद बाहर आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोग मिसाल है हमारे लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।